तेजस्वी नेता नीतीश कुमार चौथी बार पलटकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और लोग तालियां पीट रहे हैं कि भाई वाह क्या सीन है। उधर बीजेपी खुश, इधर नीतीश कुमार खुश, क्योंकि इनको मिल गई कुर्सी और उनको मिल गई सत्ता बचाने का हथियार। लेकिन ऐसे में बिहार की जनता का क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। बिहार की राजनीति में भूचाल उस दिन से आना शुरू हो गया था जिस दिन से यह कवायद लग रही थी कि दोबारा से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इतने बयान वायरल किए गए, इतने बयान वायरल हुए थे, हमने भी देखा कि भाई कैसे नीतीश कुमार कभी कह रहे थे कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो उधर से अमित शाह का बयान चलाया गया कि भैया चाहे कुछ हो जाएगा, ना लल्लन के लिए ना ही नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का गेट खुलेगा। उनकी हत्या का है तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कहे के लिए बोल रहा है? किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन वही है कि भैया राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, सब चंगा सी। अब फिलहाल आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि चाचा पलट गए, चाचा पलटू राम है, मतलब नीतीश कुमार पलटू राम है। लेकिन पलटू राम कहने की जो क्रिया है ना, ये आज की नहीं है, हमेशा से चली आ रही है। वो बात अलग है कि इसकी कौन कह रहा है, इसकी भूमिका बार बार बदलती रहती है। जब बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में आए थे, सरकार बनाई थी, तब नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने सेम बोला था कि भैया नीतीश कुमार पलटू राम है। यही नहीं, हमने देखा था जब नीतीश कुमार का सदन से एक बयान वायरल हुआ था जिसमें महिलाओं को लेकर उन्होंने थोड़ी तीखी टिप्पणी कर दी थी, तो उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ नहीं कहा था। स्मृति ईरानी ने तो कहा कि भैया इंडिया अलायंस का इतना गंदा चेहरा सामने आ गया है। लेकिन अफसोस की बात वही है कि जब वही चेहरा उनकी पार्टी में अब शामिल होके, मतलब उनकी पार्टी के साथ आकर बिहार की सरकार बना रहा है, तो चेहरा बिल्कुल धुला धुलाया एकदम साफ हो गया है। और दूसरी तरफ देखिए आप, चाहे पलटू राम कहने की क्रिया हो, चाहे इस वक्त सारे सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठ रहे हों, लेकिन पलटने की जो क्रिया है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है। पलटने की क्रिया तो दोनों तरफ से हो रही है ना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि भैया बीजेपी ने भी तो साफ किया था कि नीतीश कुमार नहीं आ सकते बीजेपी में, लेकिन देखिए कितनी तेजी से पलट गए। नीतीश कुमार ना सिर्फ एनडीए गठबंधन के साथ आए हैं, बिहार में सरकार भी बनाई है बीजेपी के साथ ही, तो भैया पलटने तो यहां भी हुआ। अब पलटने की बात कर कौन रहा है भाई? क्योंकि पलटने की बात प्रधानमंत्री की पार्टी यानी कि बीजेपी से ज्यादा बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। हमने देखा है कि कैसे उन्होंने सरकारें बदलने का काम किया है। इससे पहले हमने देखा है कि बड़े बड़े मंचों से अमित शाह जिन नेताओं के लिए इतनी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, उन्हीं मंत्रियों को, उन्हीं विधायकों को अपनी पार्टी में लाकर उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया गया है। तो पलटने की क्रिया तो वहां भी है, और पलटने की राजनीति कोई आज से थोड़ी हो रही है। इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने भाई, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, वो तो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले भाई क्या कुछ नहीं होता था, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई है और अब बढ़िया से एकदम बैठे हुए हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना उपाध्यक्ष वगैरह भी बना रखा है। तो वही बात है कि पलटने की राजनीति तो हमेशा से होती रही है। नीतीश कुमार बस थोड़ा ज्यादा कर दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा उन पर सवाल उठ रहा है। अच्छा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतने छोटे कार्यकाल के लिए इन्होंने फिर से पलटने वाली राजनीति क्यों अपनाई? तो अब देखिए, चाहे आप लालू यादव को ले लीजिए, चाहे आप झारखंड के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा में ले लीजिए, तमाम जगहों पर ईडी और सीबीआई एकदम ऐसे सक्रिय हो गई है। क्या इसके वजह से नीतीश कुमार को पलटना पड़ा? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे किसी को अगर
ऐसे टाइट करना होता है तो बीजेपी कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। अच्छा, झारखंड की बात ले लीजिए, आप हरियाणा की बात ले लीजिए और अब बिहार की भी बात ले लीजिए। किस तरीके से तमाम नेताओं को समन भेजा गया है, आपको भी पता होगा। बिहार में तो देखिए आप, लालू यादव को समन भेजा गया, उनके बेटे को समन भेजा गया है, बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई बिहार में इस बदलाव के वजह से कोई बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसके बाद बिहार में 2025 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल ये उठता है कि जब बिहार की जनता ये सवाल पूछना चाहेगी कि हमने आपको चुना, आप हमारे प्रतिनिधित्व करते थे, तो आपने हमारे लिए क्या काम किया, तब आखिर वो किसके पास जाएगी? क्योंकि बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम ना सिर्फ बीजेपी ने किया बल्कि नीतीश कुमार ने भी किया। कैसे पलटा पलट के वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो जनता के बारे में भूल जा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि आखिर किसके मत से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि कैसे उनको जनता विश्वास कर रही है, उनको वोट दे रही है, लेकिन उनके वोटों को मात्र एक स्याही का निशान बनाकर छोड़ दिया जाता है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इधर उधर भटकने की जो क्रिया है वो चलाई जाती है। अच्छा, माना यह भी जा रहा है कि इंडिया अलायंस का अब कुछ नहीं होने वाला। कहने में कोई दो शक भी नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिए बहुत काम किया था नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार शायद प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। इस वजह से भी बिहार की राजनीति में इतनी उथल पुथल हो रही है। लेकिन क्या कुछ वजहें हैं वो तो बाद में पता चलेंगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के इस तरीके से पलटने पर और बीजेपी के भी इस तरीके से पलटने पर क्या बिहार की राजनीति सही हो जाएगी? क्या बिहार की जनता खुश होगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।